तो वेलकम टू माई स्टडी अड्डा क्लास 9। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ICIC क्लास 9th हिंदी साहित्य सागर गद्य भाग चैप्टर 2, जो कि है सियाराम शरण गुप्त का जन्म झांसी के निकट चिरगांव में सन 1895 में हुआ। ये राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के अग्रज थे। सियाराम शरण गुप्त का जन्म कब और कहाँ हुआ? झांसी के निकट चिरगांव में सन 1895 में हुआ। ये राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के अग्रज मतलब बड़े भाई थे। शिक्षा पूरी करने के बाद इन्होंने घर पर ही गुजराती, अंग्रेजी और हिंदी भाषा सीखी। प्रारंभिक शिक्षा मतलब शुरुआती शिक्षा पूरी करने के बाद इन्होंने घर पर ही गुजराती, अंग्रेजी मतलब इंग्लिश और हिंदी भाषा सीखी। गुप्त जी विश्व प्रेम, विश्व शांति, सत्य और अहिंसा से आजीवन प्रभावित रहे। विश्व प्रेम, विश्व शांति, सत्य और अहिंसा से किससे प्रभावित रहे? गुप्त जी विश्व प्रेम, विश्व शांति, सत्य और अहिंसा से। इनकी साहित्य में दरिद्रता, कुरीतियों के विरुद्ध आक्रोश जैसे भावों की बहुलता है। दरिद्रता मतलब निर्धन एक तरीके से, और कुरीतियाँ मतलब समाज का जो ये आडंबर है, इसके विरुद्ध इनके कविताओं में आक्रोश सदैव दिखाई देता था। गुप्त जी को दीर्घकालीन साहित्य सेवाओं के लिए सन 1962 में सरस्वती हीरक जयंती के अवसर पर सम्मानित किया गया। गुप्त जी को कब सम्मानित किया गया? दीर्घकालीन साहित्य सेवाओं के लिए सन 1962 में सरस्वती हीरक जयंती के अवसर पर सम्मानित किया गया। इन्हें नागरी प्रचारिणी सभा वाराणसी द्वारा सुधाकर पदक से भी विभूषित किया गया। इसके द्वारा किया गया नागरी प्रचारिणी सभा वाराणसी में सभा होगी नागरी प्रचारिणी नामक, उसके द्वारा इन्हें सुधाकर पद से विभूषित किया गया। 9 मार्च 1963 को इनका निधन हो गया। अनाथ, आर्द्रा, दुर्वादल इनके काव्यखंड, मानुषी कहानी संग्रह, ये सब फेमस कहानी संग्रह होंगे। और ये काव्यखंड पुण्य पर्व नाटक था। अनुरूपा तथा अमृतपुत्र कविता संग्रह, नारी और गोद उपन्यास, ये उपन्यास था नारी और गोद। फिर तथा झूठ सच निबंध संग्रह उल्लेखनीय है। ये क्या था? झूठ सच निबंध संग्रह। गुप्त जी की भाषा सरल, सहज तथा व्यवहारिक है। कैसी है? सरल है, सहज है तथा व्यवहारिक है। बच्चों, हम चैप्टर पे आते हैं। तो चैप्टर का नाम है काकी। उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा कि घर भर में कोहराम मचा हुआ है। कोहराम मतलब होता है रोना कलपना। एक दिन बड़े सवेरे सुबह श्यामू की नींद खुली तो उसने क्या देखा कि घर भर में सब लोग रो रहे हैं। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही है और घर के सब लोग उसे घेर कर बैठे बड़े करुण ढंग से विलाप कर रहे हैं। क्या उसने देखा कि उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए, मतलब कफन ओढ़ाया गया होगा, तो उसे मतलब कह रहे हैं कि उसने देखा कि किसने देखा? श्यामू ने देखा कि उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही है और घर के सब लोग क्या कर रहे हैं? उसे घेर कर बैठ कर बहुत करुण ढंग से मतलब रो रहे हैं, एकदम बहुत उदास भाव से रो रहे हैं सब लोग। जब उमा को शमशान ले जाने के लिए उठाकर ले जाने लगे तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। जब उमा को शमशान ले जाने के, क्योंकि उमा मर चुकी थी, तो उसे शमशान ले जाने के लिए जब लोग उठाकर उसको ले जाने लगे उमा को, तो श्यामू ने बहुत ज़्यादा उपद्रव मचाया। मतलब छीना झपटी करी लोगों से। लोगों के हाथ से छूट कर वह उमा के ऊपर जा गिरा। किसके हाथ से छूट कर? लोगों के हाथ से। जो लोग उसे ले जा रहे थे उमा को, उसके हाथ से छूट कर वह उमा के ऊपर जा गिरा। बोला, काकी सो रही है, उन्हें इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो? श्यामू ने क्या कहा कि काकी सो रही है, उन्हें इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो? क्योंकि वो बच्चा था, उसे नहीं पता था कि उसकी काकी मर चुकी है। मैं ना जाने दूंगा, उसने कहा कि मैं नहीं जाने दूंगा तुम्हें लेकर काकी को। लोग बड़ी कठिनता से उसे हटा पाए। लोगों ने बहुत कठिनता से उसे हटाया वहाँ से। काकी के दाह संस्कार में उसे नहीं जाने दिया। काकी के दाह संस्कार में उसे नहीं जाने दिया गया, मतलब क्योंकि बच्चा था। बच्चे देख के डर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से शमशान में ले जाया जाता है तो उसे देख के बच्चे डर सकते हैं, इसलिए उसको श्यामू के काकी के दाह संस्कार में नहीं जाने दिया गया। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही। एक दासी होगी, उसने राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रखा। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु असत्य के आवरण में सत्य बहुत समय तक छिपा ना रह सका। आवरण का मतलब क्या होता है? पर्दा, एक तरीके से। तो देखो, बुद्धिमान गुरुजन मतलब यहाँ क्या कहा गया? कुछ लोगों ने उसे समझा दिया, क्योंकि बच्चा था तो उसे समझा दिया, बहला फुसला कर उसे समझा दिया कि उसकी काकी कहाँ गई है, उसके मामा के यहाँ गई है। परंतु असत्य के आवरण में सत्य बहुत समय तक छिपा नहीं रह सकता। असत्य के पर्दे में सत्य बहुत दिन तक छिपा नहीं रह सकता, ये तो सही बात है।
यही चीज़ आसपास के अबोध बालकों के मुंह से ही वह प्रकट हो गया। क्या प्रकट हो गया? यह बात उससे छिपी ना रह सकी कि काकी कहीं नहीं ऊपर राम के आ गई है। काकी कहीं नहीं मतलब उसको अबोध बच्चों ने, मतलब साथ खेलने वाले बच्चों ने उसे बता दिया कि उसकी काकी कहीं नहीं राम के यहाँ गई है ऊपर। काकी के लिए कई दिन तक लगातार रोते रोते उसका रुदन तो क्रमशः शांत हो गया, परंतु शोक शांत ना हो सका। काकी के लिए वह रोज रोता था, क्योंकि काकी से उसे लगाव था, प्यार था, प्रेम था, तो उसके लिए वह रोता था काकी के लिए क्योंकि उसकी काकी चल बसी थी। उसका रुदन तो क्रमशः शांत हो गया, परंतु शोक शांत ना हो सका। शोक मतलब जो मन की भावना होती है एक तरीके से, क्योंकि जिससे आप लगाव करते हो तो उसके लिए अगर वो कहीं जाता है तो आपको उसकी वजह से शोक होता है। तो वही चीज़ श्यामू के साथ भी हो रहा था। तो उसके बाद क्या लिखा है? वर्षा के अनंतर, अनंतर मतलब उसके बाद, वर्षा के अनंतर 1-2 दिन में ही पृथ्वी के ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता है, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिन तक बनी रहती है, वैसे ही उसके अंतराल में वह सूख जाकर बस गया था। देखो, अब कवि ने बताया है कि वर्षा के अनंतर, वर्षा के कुछ 1-2-3 दिन बाद ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता है, परंतु नीचे क्या? नमी। नमी मतलब चिपचिपा। देखते हो ना, कभी बारिश होती है तो ऊपर का पानी तो चला जाता है, पर अगर ज़मीन पे पैर रख के देखोगे तो तुम्हें थोड़ा चिपचिपा लगेगा। क्यों? क्योंकि आर्द्रता, उसकी नमी बनी ही रहती है, भले ही ऊपर का पानी हट जाता है। तो वह उसी तरीके से श्यामू के बारे में भी बताया गया है कि उसका रुदन तो क्रमशः शांत हो गया, परंतु शोक शांत ना हो सका। वह प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता। शून्य मन से मतलब बैठा हुआ, एकदम शांत स्वभाव में बैठा हुआ, खाली बिल्कुल, किसकी तरफ? आसमान की तरफ देखता रहता था। एक दिन उसने ऊपर आसमान में पतंग उड़ती देखी। क्या देखा श्यामू ने? एक दिन आसमान में पतंग उड़ती देखी। ना जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। ना जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। विश्वेश्वर के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो। विश्वेश्वर क्या थे? उमा के पति थे। तो उसने विश्वेश्वर के पास जाकर क्या कहा श्यामू ने? कि काका मुझे एक पतंग मंगा दो। पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर अन्यमनस्क रहा करते थे। अन्यमनस्क मतलब जिसका मन कहीं और लगा हो। तो पत्नी की मृत्यु के बाद, उमा की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर अन्यमनस्क, उनका मन कहीं और लगा रहता था। उनके अंदर भी शोक था, इसी वजह से उनका मन भी कहीं और लगा रहता था। अच्छा मंगा दूंगा कहकर वे उदास भाव से कहीं और चले गए। विश्वेश्वर ने श्यामू को क्या कहा? कि अच्छा मैं पतंग मंगा दूंगा कहकर वे उदास भाव से कहीं और चले गए। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। उत्कंठित मतलब बहुत उत्सुक था श्यामू पतंग के लिए। वह अपनी इच्छा किसी तरह रोक ना सका। वह अपनी इच्छा किसी भी तरह रोक ना सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था। खूंटी पर मतलब एक जगह होती है इस तरीके की, खूंटीदार इस तरीके की, तो उसी पर क्या टंगा हुआ था? विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था। तो श्यामू ने क्या किया? इधर उधर देखकर उसने एक स्टूल सरका कर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली। क्या किया श्यामू ने? एक स्टूल सरका दिया और उसके ऊपर खड़ा हो गया और ऊपर चढ़कर क्या देखी? कोट की जेबें टटोली। उनमें से एक चवन्नी का आविष्कार करके वह तुरंत वहाँ से भाग गया। कोट की जेबें टटोली तो वहाँ पे उसे एक चवन्नी मिली, तो उसे लेकर वो वहाँ से भाग गया तुरंत। सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का समवयस्क साथी था। समवयस्क मतलब समान आयु का। सुखिया दासी का लड़का भोला क्या था? श्यामू का समान आयु का साथी था, समवयस्क साथी था। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो। श्यामू ने क्या कहा भोला को? कि अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो। देखो खूब अकेले में लाना, कोई जान ना पाए। मतलब उसे डर लगता था कि कहीं लोग देख लेंगे तो क्या कहेंगे, तो उसी वजह से वो कह रहा है खूब अकेले में लाना, कोई जान ना पाए। पतंग आई एक अंधेरे घर में, उसमें डोर बांधी जाने लगी। पतंग ले आया कौन? भोला पतंग ले आया। उसके बाद एक अंधेरे घर में उसमें डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से ना कहो तो एक बात कहूँ। श्यामू ने धीरे से भोला से क्या कहा? किसी से ना कहो तो एक बात कहूँ। भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं किसी से नहीं कहूँगा। भोला ने कहा, नहीं कहो, मैं किसी से नहीं कहूँगा। श्यामू ने सिर हिलाकर कहा, मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूँगा। श्यामू का कह रहा भोला से, मैं यह ऊपर, क्योंकि उसकी काकी
जैसा कि अबोध बालकों ने उसे बताया, साथ खेलने वाले बच्चों ने, कि उसकी काकी ऊपर राम के यहाँ गई है। तो वहीं वो भोला से कह रहा है श्यामू कि मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा, इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेंगी, मतलब ज़मीन पे आएंगी, धरती पे। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उनका नाम लिख देता। श्यामू कह रहा है भोला से कि मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर काकी का नाम लिख देता। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। भोला श्यामू से क्या था? अधिक समझदार था। उसने कहा बात तो बहुत अच्छी है, परंतु एक कठिनता है। भोला ने क्या कहा श्यामू से कि बात तो बहुत अच्छी कही है तुमने, लेकिन एक कठिनता है, यह डोर पतली है। श्यामू ने कहा कि भोला ने कहा कि यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती। अब भोला क्या कह रहा है? यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती, इसके टूट जाने का डर है। मतलब कि जब काकी पकड़ के उतरेंगी तो उनका वजन इस डोर के वजन से बहुत ज़्यादा होगा, और ये डोर पतली भी है, तो इस वजह से वो डोर टूट जाएगी। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाएगा। अब भोला क्या कह रहा है श्यामू से कि पतंग में अगर मोटी रस्सी लगा दी जाए तो सब ठीक हो जाएगा, मतलब काकी आ जाएगी नीचे। श्यामू गंभीर हो गया, एकदम गंभीर मुद्रा, मतलब सोचने लगा उसके बारे में। मतलब यह कि बात लाख रुपये की सुझाई गई है, परंतु कठिनता यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। परंतु कठिनता तो यह थी क्योंकि अब तो मंगा लिया गया था एक पतंग और एक डोर, अब कैसे मंगाई जाए, क्योंकि उसके पास पैसे भी नहीं थे, पास में दाम है नहीं, और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के जला लाए हैं, वे उसे इस काम के लिए कुछ नहीं देंगे। क्योंकि सब लोगों को तो पता था क्योंकि श्यामू और भोला दोनों बच्चे थे, लेकिन बड़े लोगों को तो पता होता है कि वो मर चुकी है तो अब नहीं आएंगी। लेकिन श्यामू और भोला दोनों अबोध थे, तो इसी वजह से वो कह रहे हैं कि जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के जला लाए हैं, वो उसे इस काम के लिए कुछ भी नहीं देंगे, मतलब कुछ पैसे भी नहीं देंगे। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। पहले दिन की तरकीब से दूसरे दिन उसने विश्वेश्वर के कोट से 1 रुपया निकाला। पहले दिन की तरकीब मतलब पहले दिन की तरह ही उसने दूसरे दिन भी विश्वेश्वर के कोट से 1 रुपया निकाल लिया, ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम ना होने पाए। भोला को दे दिया वो रुपया, और क्या कहा? देख भोला, किसी को मालूम ना होने पाए, मतलब कि ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुझे ये पैसे दिए हैं। अच्छी 2 रस्सियाँ मंगा दे, अच्छी 2 रस्सियाँ मंगा दे। 1 रस्सी ओची पड़ेगी, ओची मतलब छोटी पड़ेगी। श्यामू कह रहा है भोला से कि 1 रस्सी छोटी पड़ेगी, इसलिए 2 रस्सियाँ मंगा दो। जवाहर भैया से मैं एक कागज़ पर काकी लिखवा रखूँगा। अब श्यामू क्या कह रहा है भोला से? जवाहर भैया से मैं कागज़ पर काकी लिखवा लूँगा, नाम की चिट रहेगी तो पतंग उन्हीं के पास पहुँच जाएगी। मतलब नाम लिखा रहेगा अगर पतंग पे, तो पतंग सीधे काकी के पास ही पहुँचेगी। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अब 2 घंटे बाद क्या कर रहे थे? प्रफुल्ल मन से श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में, मतलब प्रसन्न मन से एक तरीके से वो दोनों अंधेरी कोठरी में पतंग में रस्सी लगा रहे थे। अकस्मात शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर वहाँ आ घुसे। अकस्मात शुभ कार्य मतलब जो रस्सी बांधी जा रही थी, अब काकी नीचे उतर के आती यहाँ पे, तो क्या हुआ? विघ्न की तरह मतलब विश्वेश्वर उग्र रूप धारण किए हुए आ घुसे वहाँ पे, मतलब जहाँ पे भोला और श्यामू अंधेरी कोठरी में पतंग बना रहे थे। भोला और श्यामू को धमका कर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है। विश्वेश्वर को तो नहीं पता था किसने निकाला है, तो उन्होंने पूछा भोला और श्यामू को कि तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है। भोला सकपका कर एक ही डांट में मुखबिर हो गया। मुखबिर मतलब भेद खोलने वाला। भोला सकपका कर एक ही डांट में मुखबिर हो गया। बोला, श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। भोला डरपोक था, तो इसी वजह से उसने सारी पोल खोल दी विश्वेश्वर के सामने। उसने क्या कहा? श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए पैसे निकाला था। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीख कर जेल जाएगा। विश्वेश्वर ने क्या किया? श्यामू को 2 तमाचे जड़े और कहा, चोरी सीख कर जेल जाएगा। अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूँ। क्या कहा विश्वेश्वर ने श्यामू को? अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूँ। यह कहकर फिर तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। अब क्या किया विश्वेश्वर? क्योंकि उग्र रूप धारण किए हुए थे, मतलब गुस्से में थे, तो इस वजह से क्या किया उन्होंने? फिर तमाचा जड़ा। 2 तमाचे जड़ने के बाद फिर उन्होंने तमाचा जड़ा और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। अब रस्सियों की ओर देखकर कहा, ये किसने मंगाई? अब रस्सियाँ देखी तो विश्वेश्वर को लगा ये किसने मंगाई। भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी। भोला ने श्यामू की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इन्होंने मंगाई थी। कहते थे इनसे पतंग तानकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। मतलब क्या कह रहा है भोला कि श्यामू ने कहा था कि इनसे पतंग तानकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। हतबुद्धि मतलब जो कुछ सोच पाने की अवस्था में ना हो, मतलब एकदम हतबुद्धि, एकदम
मतलब कुछ सोच नहीं पा रहे थे विश्वेश्वर। विश्वेश्वर हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठा कर देखी। क्या किया? जो उन्होंने पतंग फाड़ दी थी उसे उठा कर देखा तो उस पर क्या देखा उन्होंने? उस पर चिपके हुए कागज़ पर लिखा हुआ था काकी। क्या लिखा था? काकी लिखा था। तो अब देखो ये इससे तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट होता है इस तरह। तो अब मैं कुछ चरित्र चित्रण भी बता देता हूँ। इस कहानी में जो कलाकार हैं कौन कौन है? भोला है, श्यामू है और विश्वेश्वर। तो देखो सबसे पहले श्यामू का चरित्र चित्रण देख लेते हैं और उद्देश्य भी इस कहानी का बता देता हूँ। सबसे पहले तो उद्देश्य बता देता हूँ। लेखक ने इसमें क्या बताने का प्रयास किया कि ये जो बच्चे होते हैं बहुत ही निर्मल होते हैं, मासूम होते हैं, इन्हें कुछ ज्ञान नहीं होता किसी चीज़ का, क्योंकि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें हर चीज़ का ज्ञान होने लगता है, पर जब हम छोटे होते हैं तो हमारा मन निर्मल होता है। इसी वजह से अगर बच्चों को कुछ कह दो तो वो सारा भेद खोल देते हैं। तो यही चीज़ है, श्यामू के साथ भी यही हो रहा था, क्योंकि सभी बड़े लोगों को तो लग रहा था कि उसकी काकी चली गई है, और ये सही भी था। लेकिन श्यामू को क्या लग रहा था? उसकी काकी आ सकती है नीचे। तो इस वजह से लेखक ने क्या बताना चाहा है कि बच्चों को विश्वेश्वर ने जब श्यामू को मारा फिर उसके बाद में उन्हें पछतावा हुआ कि ऐसा मैंने क्यों किया। तो इस वजह से इसके द्वारा लेखक क्या बताने का प्रयास कर रहा है कि बच्चों के मन को पहले जान लें, तब उनके साथ कोई गलत व्यवहार करें या सही व्यवहार करें। विश्वेश्वर ने श्यामू को जाने बिना ही उसे 2 तमाचे जड़ दिए और पतंग भी फाड़ डाली थी। तो यही बताने की कोशिश कर रहा है लेखक कि बच्चों के मन को पहले समझें, फिर उन्हें डांटें या फटकारें या जो करना हो वो करें। तो देखो ऐसी स्थिति में क्या बच्चों को चाहिए होता है? प्यार चाहिए होता है, सहानुभूति दूसरों की चाहिए होती है, क्योंकि श्यामू पहले से ही दुख में था, उसकी काकी मर चुकी थी। तो इस समय बच्चों को सहानुभूति और प्रेम की आवश्यकता होती है। तो अब देखो श्यामू का चरित्र चित्रण। श्यामू कहानी का मुख्य हिस्सा है जो एक नासमझ और अबोध बालक है। अबोध मतलब क्या होता है? जिसे ज्ञान ना हो। वह अपनी माँ से बेहद प्यार करता है और उसका वियोग उसे सहन नहीं हो पा रहा है। उसका वियोग मतलब बिछड़ना उसे सहन नहीं हो पा रहा है। वह उनकी ममता के लिए तरस रहा है। ममता मतलब प्यार के लिए, उनकी प्यार के लिए तरस रहा है। वह छोटा और नासमझ था जब उसकी माताजी की मृत्यु हुई। वह छोटा और नासमझ था जब उसकी काकी या माताजी दोनों सेम ही हैं। वही चीज़ जब उनके शव को भूमि पर रखा हुआ था तो वह यह नहीं समझ पाया कि उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी है। उसके लगा कि ये इसी तरीके से भूमि पर शयन कर रही हैं। उसे नहीं पता था कि उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी है। घर के सदस्यों को रोते चिल्लाते हुए देखकर भी उसे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि वो बच्चा था। तो इस वजह से फिर आगे देखो, मैं इसे संक्षिप्त में समझा देता हूँ कि फिर आगे क्या हुआ था। मैंने जैसा कि कहानी बताया कि उसने फिर बहुत ही अबोध बालक था, कोई मनोदशा उसकी नहीं जान पा रहा, तो इस वजह से उसने विश्वेश्वर के कोट से भी रुपये निकाले, और बाद में जब विश्वेश्वर ने उसे 2 तमाचे जड़े मारा भी, तब फिर विश्वेश्वर को भी पछतावा हुआ। तो इसी वजह से श्यामू क्या था? श्यामू का चरित्र, श्यामू बहुत भावुक और संवेदनशील बच्चा है। वह बराबर अपनी माँ को याद करता रहता था, इसीलिए उसने पिता की जेब से पैसे भी निकाले और पिता उसकी भावना को समझ नहीं पाए। फिर देखो आगे है भोला का चरित्र चित्रण। भोला देखो दासी का लड़का, जैसा मैंने बताया सुखिया दासी का लड़का बताया था। सुखिया दासी का लड़का है भोला। वह श्यामू से अधिक समझदार है, भले ही सेम उम्र के हैं, दोनों समवयस्क साथी थे, मतलब समान उम्र के। पर भोला क्या है? श्यामू से अधिक समझदार है। भोला नहीं बताया था, देखो मैंने क्या बताया था, भोला नहीं बताया कि पतंग की डोर अत्यधिक पतली है। बताया था जब वो दोनों पतंग बांध रहे थे, पतंग में रस्सी बांध रहे थे, तो पतंग की डोर भोला नहीं बताया था कि अत्यधिक पतली है, इसे पकड़कर काकी नीचे नहीं उतर सकती। उसने ही समझाया था कि इसमें एक मोटी रस्सी पड़ेगी, तभी वो दोनों मोटी रस्सी भी लाए थे। लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में विश्वेश्वर ने पतंग ही फाड़ दी थी, तो कोई मतलब ही नहीं था। फिर उसके बाद देखो विश्वेश्वर का चरित्र चित्रण। विश्वेश्वर श्यामू के पिता हैं। पत्नी के असामयिक मृत्यु से वह काफ़ी दुखी और उदास रहते थे। ये भी क्या थे? पत्नी की मृत्यु के बाद काफ़ी उदास और दुखी रहा करते थे। इसलिए वह श्यामू के मन को भी नहीं समझ पाए, और इस वजह से विश्वेश्वर में धैर्य की भी कमी है। विश्वेश्वर उदास रहते थे और उनमें धैर्य की भी कमी है, इसीलिए वह पहले श्यामू पर हाथ उठा देते हैं, और जब उन्हें पता चलता है कि जब भोला सब बातें कहता है तब उन्हें पछतावा होता है। तो इसी तरीके से तुम्हारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। ICSE क्लास 9 चैप्टर 2 काकी। बाय बच्चों।